क्लास में जुड़ जाइए और बहुत मज़ा आने वाला है। प्यारे बच्चों सॉरी, ये हमारा थंबनेल है ना? ध्यान से देखेंगे। प्यारे बच्चे, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हम तैयार हो रहे हैं। क्लास चैप्टर नंबर हमारा 12 है और बच्चों ये हमारा चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारी क्षेत्रमिति शुरू हो जाती है बच्चों, है ना? आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। मोटिवेशन है किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म के, है ना, वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। अर्थात बच्चों, जीवन में हम उन चीज़ों पर नहीं अपना समय व्यर्थ करें कि भाई किसी ने मुझे बुरा बोला है, किसी ने मुझे ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। इन सभी चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। जीवन में बस बच्चों आगे बढ़ते रहिए, है ना? जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की अपने अंदर गुण लाइए। आइए, अब ये है आपका फुल बैच ये आपका फुल बैच ड्रीम 450 प्लस बैच है आपका। जिस क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सब कुछ ठीक है? तो ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है मुझे। कुछ इशू हो गया है क्या फ़ोन पे आज? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? नोटिफ़िकेशन नहीं आया गुरुदेव। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? क्या हो गया? मेरे बच्चे सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर बताओ यस, यस, यस गुरुजी सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है? चलो स्टार्ट करें? चलो सुन पा रहे हैं तो हाँ, हाँ, सुन पा रहे हैं। सब लोग मैसेज कर दें सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है बच्चों? नहीं, मुझे लगा कि नहीं सुन पा रहे हैं आप लोग। नोटिफ़िकेशन नहीं आया आप लोगों को? ये क्या हो गया? सब कुछ ठीक है? हाँ, आइए बच्चों तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मैथमेटिक्स में कौन-कौन से चैप्टर पहले हमारे हो चुके हैं बच्चों? अगर हम मैथ की बात करें तो टोटल हमारा कुल कितना चैप्टर है मैथ में? कुल चैप्टर की संख्या कितनी है? तो सर हमारे कुल चैप्टर की संख्या अगर हम देखें तो कुल हमारा 15 चैप्टर है बच्चों। मैथ में हमें पढ़ना होता है। कौन-कौन सा चैप्टर हो चुका है? चैप्टर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 भी समाप्त हो गया, 4 है, 5 है, 6 को टच कर दिया है, 7 हो गया है, 8 हो गया है, 9 हो गया है, उसके बाद 14 हो गया है, 15 हो गया है। इतने चैप्टर्स हमारे पूरे हो गए हैं। बच्चों थोड़ा सा 6 नंबर वाले चैप्टर में हमें कुछ-कुछ पढ़ाना है फिर से। 6 नंबर चैप्टर में हमें फिर से पढ़ाना है बहुत सारी चीज़ें। बच्चों अब शेष कौन-कौन सा चैप्टर रह गया है? शेष चैप्टर कौन-कौन सा रह गया है? शेष है हमारा 10, 11, 12 और 13। ये 4 चैप्टर हमारा शेष रह गया है और इस 4 चैप्टर में से हम 2 चैप्टर की सीरीज को उठा रहे हैं, 12 और 13 को। 12 और 13 2 चैप्टर की सीरीज को हम उठा रहे हैं। ये दोनों चैप्टर लास्ट में पढ़ने वाला चीज़ है। एक है वृत्त और एक हमारा कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना है। बच्चों चलिए सबसे पहले इस क्लास को आप शेयर कीजिए तो जल्दी-जल्दी से। सभी दोस्तों में, भाइयों में, सबके पास जल्दी-जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को मेरे बच्चे लाइक कर दीजिए। कम से कम मिनिमम हम कहते हैं क्लास में 3500 बच्चे क्लास में जुड़ने चाहिए कम से कम। मेरा ऐसा मानना है कि भाई कम से कम संजय सर पढ़ा रहे हैं तो 3500 बच्चे तो जुड़ने ही चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है? तो सब लोग फटाफट शेयर करेंगे। आइए बच्चों, अब आपको मैं बता दूं कि ये दोनों चैप्टर जो है क्या कहलाता है। ये दोनों चैप्टर जो 12 और 13 है इसका नाम क्या है? क्षेत्रमिति बच्चों, है ना? ये पार्ट है क्षेत्रमिति का। क्या आपको पता है कि क्षेत्रमिति शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले आप मुझे बताइए कि क्षेत्रमिति शब्द का अर्थ क्या होता है? सर वीडियो रुक जाता है ना? क्षेत्रमिति शब्द का अर्थ होता है बच्चों, अगर हम तोड़े इसको, 2 भाग में तोड़ दें तो एक पार्ट है क्षेत्र, एक है मिति। क्षेत्र का अर्थ होता है बच्चों, क्षेत्र का अर्थ होता है जगह, स्थान, स्थान होता है। और बच्चों मिति का मतलब होता है मापन, है ना? क्षेत्र का अगर हम क्षेत्र ही रहने दें और मिति का मतलब होता है मापन। यानी बच्चों हम लोग इस चैप्टर में
अधिकांश चीजें हम लोग क्षेत्र का मापन करेंगे, ज्यादातर हम लोग क्षेत्र का मापन करेंगे और हम लोग क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से मुझे बताओ किसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, किसके बारे में? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एवं बच्चों आयतन के बारे में हम क्षेत्रमिति में पढ़ने वाले हैं। तो क्षेत्रमिति में हम लोग क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम लिखिए जल्दी से, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों क्या आपको अंदाजा है ये चैप्टर यहां से कितने सवाल आते हैं? बताओ, क्या आपको कुछ अंदाजा है इसके बारे में? आइए मैं आपको बताता हूं, लेकर चलता हूं आपको वर्ष 2024 के पेपर में। वर्ष 2024 के पेपर में ऑब्जेक्टिव की जब बात हुई प्रथम पाली में, तो यहां से 5 ऑब्जेक्टिव पूछे गए। जब बच्चों 2 मार्क्स वाले सवाल की बात हुई, तो यहां से बच्चों 1 2 मार्क्स वाले सवाल पूछे गए। 2024 में ही बच्चों ये हमारा फर्स्ट पाली था, ये फर्स्ट सिटिंग की बात हो रही है। जब यही बच्चों जब सेकेंड सिटिंग की बात हो रही थी, तो यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए 5, लेकिन बच्चों 2 मार्क्स वाले सवाल भी 5 पूछे गए। बच्चों ये जानकर आप बहुत 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 हैरान होंगे कि सर, ध्यान दीजिएगा, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया लेकिन एक ही 2 मार्क्स वाले सवाल हैं। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन 5 2 मार्क्स वाले सवाल हैं। ये सुनकर के आप बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित रहे होंगे कि सर ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो बच्चों आप ये समझ लो, मिनिमम यहां से मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसा लेकर चलो कि ऑब्जेक्टिव की संख्या मिनिमम इस चैप्टर से कितना आने वाला है। तो बच्चों मिनिमम 5 मैक्सिमम 8, ठीक है। और बच्चों 2 मार्क्स वाले सवाल की अगर हम बात करें, 2 मार्क्स वाले सवाल की बात, तो आप एवरेज में बच्चों 3 क्वेश्चन लेकर चलो, ज्यादा मत चलो। ये कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है 3 सवाल। तो अप्रोक्स बच्चों हम लोग देखते हैं 5 अगर ऑब्जेक्टिव यहां पर लेते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव भी, तो 5 नंबर 3 का होता है 6, अप्रोक्स 11। हम कह सकते हैं 10 से लेकर के 12 नंबर का ये चैप्टर है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चैप्टर कितने अंक का है, कितने अंक का चैप्टर है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते सभी को। कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने नंबर का ये चैप्टर है, जल्दी से, बहुत फास्टली, बहुत फास्टली। तो बच्चों ये चैप्टर है हमारा अप्रोक्स 10 से 12 नंबर का। ये चैप्टर है हमारा 10 से 12 नंबर का, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात हम आप लोगों से करने वाले हैं कि प्यारे बच्चों 10 से 12 नंबर का है, क्या इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछा जाता है? क्या इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन, तो बच्चों आंसर है लगभग नहीं, लगभग नहीं बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन यहां से यानी 5 नंबर वाले सवाल लगभग नहीं बनते हैं। हाँ एक आध बार 2011 में बना था बच्चों, 2011 में एक बार सवाल बना है, फिर नहीं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में यहां आप सोचना छोड़ दीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और लघु। बच्चों अब लघु में भी कितने लंबे लंबे सवाल हैं? तो बच्चों जो सवाल 2 लाइन का है, जो 2 लाइन का सवाल है, 2 या 2.5 लाइन, 2.5 लाइन से ज्यादा कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है, 2.5 लाइन का, है ना। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय में भी बहुत बड़ा बड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है या बहुत छोटा छोटा है? बताओ जल्दी से, बहुत बड़ा बड़ा है या बहुत छोटा छोटा है? तो सर कहेंगे कि यहाँ पर भी बहुत स्मॉल क्वेश्चन पूछा गया है, स्मॉल क्वेश्चन। सर यहाँ से क्या सीखें? यहाँ से हम ये सीखें कि हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए बच्चों? बताओ। हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। इस चैप्टर को हम लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बल पर खत्म कर देंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बल पर खत्म कर देंगे। बच्चों अब नेक्स्ट बात आता है कि एक्सरसाइज कौन कौन है ना, इसमें हमारा कितने से कितने तक पढ़ना है दशमलव, तो 12.1, 12.2, 12.3, बस यही पढ़ना है और प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। बच्चों बताओ कितने दिन का ये चैप्टर होगा? हाईएस्ट डेज कितने लगेंगे? हाईएस्ट डेज की बात करें तो हाईएस्ट डेज है 5 बच्चों। 5 दिन के अंदर इस चैप्टर को हम निपटा देंगे। 5 दिन के अंदर, बहुत ज्यादा भी होगा तो 5 दिन के अंदर हम इस चैप्टर को निपटा देंगे। तो क्या आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो गए?
कितने नंबर का चैप्टर है, कहाँ से कहाँ हमें पढ़ना है, और बच्चों कितने दिन हमें लगेंगे, किस पर हमें फोकस करना है। कोई भी बड़ा क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। तो हमारा फोकस होगा सिर्फ छोटे छोटे सवाल पर। हो गया? चलिए, तो एक बार बच्चों सब लोग शेयर कर देना। 400 बच्चे और कम है, मैंने 3500 बोला था, 3200 आसपास, लगभग 300 कम है। और सब लोग शेयर कर देना एक बार स्टार्ट करने से पहले। स्टार्ट करें? यस और नो? चलो तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक लेक्चर पता है आपको कि हम लोग पहला लेक्चर यूट्यूब पर देते हैं और सेकंड लेक्चर एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर मिलेगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर कहाँ मिलेगा? अगला लेक्चर आप कहाँ देखेंगे? अगला लेक्चर आपको ऐप पर देखने को मिलेगा। चलिए, तो आइए बच्चों सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में शुरू करते हैं। आप सभी लोग वृत्त से परिचित हैं, आप सभी लोग परिचित हैं कि बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं? यही है बच्चों वृत्त, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। यही हमारा वृत्त है। अगर बच्चों हम वृत्त की बात करते हैं, ये हमारा वृत्त है, वृत्त है बच्चों, ये वृत्त है। और अगर हम, ये इसका केंद्र है, इसका केंद्र है। अगर हम कोई रेखा इसके एक तरफ से लेकर के दूसरे तरफ तक ले जाते हैं केंद्र को टच करते हुए, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? अभी हमारे लिए ए और बी हमारे लिए क्या है सर? ए और बी हमारे लिए, ए और बी हमारे लिए व्यास है। ए और बी हमारे लिए क्या है? व्यास है। तो बच्चों हम कह सकते हैं अगर कोई भी रेखा हम लोग एक दिशा से स्टार्ट करते हैं और दूसरी दिशा में जाकर खत्म करें और वो केंद्र से होकर गुजर रहा है, केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे वृत्त का व्यास कहेंगे। तो जितनी भी रेखाएं आप देख रहे हैं ये सभी की सभी वृत्त की व्यास है। व्यास कितनी हो सकती हैं? एक वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं? परसों या कल हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि एक वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग केंद्र से होकर के कोई भी, अगर केंद्र से अगर वृत्त को स्पर्श करेंगे, वृत्त के जो ये बच्चों इसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे कहते हैं परिधि। अगर केंद्र से हम वृत्त की परिधि को टच करेंगे तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? मान लो यहाँ O है और यहाँ P है, तो OP को हम क्या कहेंगे बच्चों? बताओ। OP को, जो केंद्र से परिधि को टच कर रहा है, जो केंद्र से परिधि को टच कर रहा है, इस OP को हम क्या कहेंगे? सर OP को हम त्रिज्या कहते हैं। OP को क्या कहते हैं? तो OP हमारी त्रिज्या है। अब बच्चों एक नया वृत्त बनाते हैं ताकि आप इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ये बच्चों बीच में केंद्र है, यहां से हम इसको टच करते हैं, इसको टच करते हैं, इसको टच करते हैं, ऐसे 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 बहुत सारा बच्चों हम लोग रेखा खींचते हैं। ये सभी रेखाएं जो वृत्त से बच्चों, जो वृत्त के केंद्र से परिधि को टच कर रही है, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे क्या कहते हैं? व्यास, माफ कीजिएगा त्रिज्या। त्रिज्या की संख्या कितनी है? जैसा आपने कहा कि व्यास अनंत होते हैं, उसी प्रकार से त्रिज्याएं कितनी होती हैं? तो त्रिज्याएं भी बच्चों अनंत होती हैं, त्रिज्याएं भी अनंत होती हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रहे। बच्चों आइए, अनंत होती हैं, लेकिन दोनों में क्या संबंध है? दोनों में संबंध क्या है बच्चों? चलिए जल्दी से बताइए। त्रिज्या यानी कि R, व्यास यानी कि D में संबंध बताइए कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले बताएगा मैं उसका नाम डिजिटल बोर्ड पर लिख दूंगा। बच्चों दोनों में संबंध क्या है? गुरुदेव आप देख पा रहे होंगे कि त्रिज्या जो है वो सिर्फ यहां से यहां तक है, व्यास यहां से यहां तक है। यानी कि बच्चों एक व्यास के अंदर दो त्रिज्याएं होती हैं, एक व्यास के अंदर में दो त्रिज्याएं छुपी हुई हैं। यानी आप कह सकते हैं एक व्यास में दो त्रिज्याएं हैं, अर्थात बच्चों आप कह सकते हैं व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। दो त्रिज्याएं हैं, या आप सीधा कह सकते हैं त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, व्यास का आधा कह सकते हैं। शॉर्टकट में आप इसको कह सकते हैं R बराबर D/2। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें बच्चों, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए अब हम बात करते हैं, अगर हमने ये रेखा खींचा तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? सिर्फ रेखा की बात कर रहे हैं। बन तो गया बच्चों एक वृत्त, लेकिन सिर्फ इस पार्ट को जहां मेरा कलम चल रहा है, जहां मेरा कलम घूम रहा है, इसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जल्दी लिखिए, जिसमें मेरा कलम घूम रहा है इसे क्या कहते हैं?
सर जिसमें आपका कलम घूम रहा है, जिसमें आपका कलम घूम रहा है, जिसमें आपका कलम घूम रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं परिधि। परिधि या बच्चों इसी को परिमाप भी कहा जाता है। परिधि बोलो या इसी को हम लोग परिमाप भी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहां मैं कुछ बना रहा हूं इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को, इस पूरे अंदर की एरिया को, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? यस गुरुदेव बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। सर इसे हम लोग कहते हैं, यही तो हमारा क्षेत्रफल है, यही तो हमारा क्षेत्रफल है, यही तो हमारा क्षेत्रफल है, यही तो हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है ना? चलिए यही हमारा क्षेत्रफल है बच्चों। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं, ये हमारा वृत्त है और बच्चों ये इसका ये बीच में इसका केंद्र है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना है, सिंपली बात है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है। तो वृत्त के केंद्र पर जब एंगल बनता है तो ये टोटल एक बार घूम जाता है, अर्थात 360 डिग्री होता है। लेकिन अगला जो मैं बोलने वाला हूं वहां आप थोड़ा सा अपने दिमाग को अभी शांत रखिएगा, चंचल मत कीजिएगा। अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण है ना, ध्यान दीजिएगा, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के केंद्र पर, अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण बच्चों, अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण है ना अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? गलती मत करना कोई भी विद्यार्थी जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण है ना, केंद्र पर बना कोण, पर बना कोण, मेरे बच्चे अर्धवृत्त के कोण पर बना, केंद्र पर बना कोण कितना होता है? तो कोई भी 180 नहीं बोलना, 90 डिग्री। अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण 90 का होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सवाल ज्यादा आप मुझसे मत पूछिए अभी। फिलहाल बच्चों यहाँ पर अर्धवृत्त है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस तरह से रेखा खींच करके तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। अर्धवृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है वो 90 डिग्री है। कभी भी गलती से 180 मत मारना, गलती से भी 180 मत मारना, हमेशा बच्चों हमेशा कहना कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और पूरा वृत्त है तो 360 है। 180 का मामला कहीं पर भी वृत्त में नहीं आता है, वृत्त में 180 का मामला कहीं पर भी नहीं आता है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें बच्चों। चलिए हम आपको कुछ इतिहास में लेकर चलते हैं, इतिहास में लेकर चलते हैं, बहुत पुरानी इतिहास है बच्चों। ये समय है ईस्वी का नहीं, ईस्वी का नहीं, ईसा पूर्व का 476 से ये समय है बच्चों, ये समय है 476 से 550, ईस्वी का नहीं ईसा पूर्व का, ईस्वी का नहीं ईसा पूर्व का समय है बच्चों। एक व्यक्ति थे जिसका नाम बताइए क्या था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम कोई बता सकते हैं? बताओ, है ना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम बताइए आप सभी लोग। एक आचार्य थे, एक आचार्य थे जिनका नाम बताइए सर, जिनका नाम बताइए। उन्होंने कहा एक व्यक्ति थे, आचार्य थे, उन्होंने कहा देखिए ये हमारी वृत्त है, ये हमारी वृत्त है और इसको हम लोग कहते हैं परिधि, और बच्चों और ये है इसका व्यास, ये है इसका व्यास। उन्होंने कहा कि ये परिधि है और ये इसका व्यास है, और अगर हम परिधि को व्यास से भाग करेंगे, परिधि को अगर हम व्यास से भाग करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, परिधि को अगर हम व्यास से भाग करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, हमें मिलेगा एक अचर मान, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक अचर मान हमें मिलेगा। किसी भी वृत्त की अगर परिधि को उसके व्यास से भाग करेंगे तो अचर मान मिलेगा, जिसमें उन्होंने ग्रीक भाषा के एक अक्षर से, ग्रीक भाषा के अक्षर से उन्होंने संकेत किया, ग्रीक भाषा के अक्षर से उन्होंने संकेत किया, ग्रीक लेटर से उन्होंने संकेत किया, जिसका नाम पाई था। अब बताइए ये व्यक्ति कौन थे, ये व्यक्ति कौन थे, क्या आप बता सकते हैं? यस सर, व्यक्ति का नाम था पाइथागोरस। कौन थे, है ना पाई की खोज किसने की थी बच्चों? पाई की खोज किसने की थी? पाई की खोज किसने की थी, है ना? आर्यभट्ट ने बच्चों, मैंने पाइथागोरस लिख दिया, सॉरी बच्चों, माफ करना, सॉरी सॉरी सॉरी, आर्यभट्ट तो बच्चों व्यक्ति का नाम क्या था? आर्यभट्ट, है ना? तो आर्यभट्ट थे जिन्होंने पाई की खोज की थी बच्चों, आर्यभट्ट ने पाई की खोज की थी। इन्होंने क्या किया, परिधि को, परिधि को मेरे बच्चे व्यास से भाग किया तो एक अचर मान आया, उसी को उन्होंने पाई कहा। और प्यारे बच्चों पाई का मान क्या रखा बताओ? पाई का मान क्या रखा? पाई का मान इन्होंने 22/7 बताया, 22/7। फिर एक दूसरे व्यक्ति आए, फिर एक दूसरे व्यक्ति आए, फिर एक दूसरे व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि इसका दशमलव में हम मान निकाल सकते हैं।
एक दूसरे व्यक्ति आए, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। कौन आए बच्चों? श्रीनिवास रामानुजन। दूसरे व्यक्ति आए श्रीनिवास श्रीनिवास रामानुजन, है ना। श्रीनिवास रामानुजन आए और उन्होंने कहा कि पाई का मान जो है दशमलव में भी निकाला जा सकता है, और उन्होंने बहुत दूर तक मेरे बच्चे मान निकाला, और उन्होंने 3.142857 ऐसे करके बहुत दूर तक मान निकाला। तो हम लोग सिर्फ इसका मान लेते हैं 3.14, है ना। ये 3.14 जो है, ये मान किस वैज्ञानिक ने दिया है? कमेंट बॉक्स में लिखिए किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो सर ये मान देने वाले थे ना श्रीनिवास रामानुजन, जो भारतीय थे। और दूसरे भारतीय कौन थे? दूसरे थे आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई का मान दिया था, वो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट पाई की खोज की थी। तो बच्चों परिधि और व्यास, कोई अगर पूछे कि पाई क्या है, 3500 के लिए धन्यवाद बच्चों। पाई क्या है? पाई क्या है तो बताओ, पाई क्या है? तो कहना बच्चों किसी वृत्त के व्यास और, माफ कीजिएगा, परिधि और व्यास का अनुपात है। कोई पूछे पाई क्या है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लिख लीजिए बच्चों पाई, है ना। लिख लीजिए, नोट में देकर के लिख दीजिए कि पाई जो है, पाई किसी भी वृत्त के किसी भी वृत्त के परिधि और, है ना, परिधि और व्यास का अनुपात है। परिधि और व्यास का क्या है बताओ? परिधि और व्यास का अनुपात है। तो बच्चों पाई के बारे में विशेष रूप से आपको याद रहे, ये परिधि और व्यास का अनुपात है। तो चलिए बच्चों और आगे बढ़े हम लोग, और इससे आगे बढ़े। हाँ सर, ये ज्ञान प्राप्त हमने कर लिया, अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि ये हमारा वृत्त है, और बच्चों इसकी त्रिज्याएं अगर हम मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर हैं। सवाल जवाब स्टार्ट हुआ, तो यहां से कॉपी में लिखिए पहला सवाल। अगर बच्चों मैं कहता हूं r बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए d बराबर क्या होगा? सवाल नंबर दूसरा है, यदि d बराबर 24 सेंटीमीटर है तो r बराबर क्या होगा? सवाल नंबर तीसरा है, यदि r बराबर 7/2 है, 2 सेंटीमीटर है, तो d बराबर क्या होगा? चलिए अब कुछ सवाल हैं आपके लिए जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बच्चे जैसा कि आप जानते हैं कि हमें d चाहिए। d मतलब होता है व्यास, यानी d को डाईमीटर कहते हैं फुल फॉर्म, r को रेडियस कहते हैं। r बच्चों क्यों बोले हम? त्रिज्या को r क्यों माने बताओ? त्रिज्या को r क्यों माने? क्योंकि सर अंग्रेजी में त्रिज्या को रेडियस कहा जाता है, और व्यास को अंग्रेजी में डाईमीटर कहा जाता है। इसलिए इसका पहला अक्षर d और इसका पहला अक्षर r लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए। तो आपको पता है कि 2 गुना r होता है, 2 त्रिज्याएं होती हैं इसमें। 2 गुना 7 सेंटीमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, अगर d ही हमारा 24 है तो r d का आधा होता है, अर्थात बच्चों 24 का आधा होगा, यानी ये 12 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल है 7/2 पहले से है, तो d 2 गुना होगा 7/2, तो बच्चों ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने आंसर दे करके ये चीज साबित किया कि आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये अगर हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, तो बच्चों हम इसके वृत्त की परिधि को समझना चाह रहे हैं। वृत्त की परिधि, बताइए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है? बच्चों वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है? तो पहला फॉर्मूला नोट करेंगे, वृत्त की परिधि है ना। एक पति पत्नी है जो कहते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr, तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार, है ना। आप देखेंगे पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, कहते हैं वृत्त की परिधि 2πr, तुम्ही से झगड़ा भी तुम्ही से प्यार भी। तो वृत्त की परिधि 2πr, तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। तो वृत्त की परिधि होता है बच्चों 2πr, ध्यान रखेंगे, वृत्त की परिधि 2πr, तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कहां तक हुआ था? क्वेश्चन 3 हो गया था, सवाल नंबर 4 लिखेंगे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। वृत्त की परिधि
ज्ञात करें, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। बच्चों लिखेंगे सबसे पहला, अरे आपसे पहले पूरे बिहार में किसी का भी आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत मेहनती बच्चे हैं, मुझे पता है। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई कैसे कर सकता है। सवाल लिखा है बच्चों कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो बच्चों वृत्त की परिधि आपको पता है कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो लिखेंगे 2, जब तक नहीं कहा जाए, जब तक पाई का मान कुछ नहीं बोला जाए, आपको 22/7 लेना चाहिए। और आर का मान भी 7 है, 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर लिखेंगे, सवाल नंबर 5। जितना मैं कहूंगा इतना ध्यान से आराम आराम से सवाल बनाते चलना, हड़बड़ मत कीजिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, जितना प्यार से हम कहेंगे, आराम आराम से सवाल बनाते चलिए, घबराइएगा मत, सिर्फ घबराना नहीं है। सवाल सेम है, क्वेश्चन में इस बार बोला गया है त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या यानी आर जो है 21 दिया गया है। आपको चाहिए परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर। 2 गुना जब तक कुछ नहीं कहा जाए, पाई का मान 22/7 लो, और आर का मान इस बार 21 बोला है, 21 लो। बच्चों 7 तिया 21, गुना कीजिए, 22 गुना 2 44 होता है, 44 गुना 3 करेंगे, 12 हासिल रहा, 1 12 1 13, 132 सेम आंसर हो गया। 132 अगर किसी बच्चे का आंसर है तो सही कीजिए, 132 आपका सही उत्तर होगा। 132 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पर चलते हैं, जब तक कुछ नहीं कहा जाए आराम से समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। लिखा है बच्चों, क्या लिखा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले, ध्यान दीजिएगा, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। अब आपको थोड़ा सा आभास होगा, थोड़ा सा आप समझेंगे कि सवाल में कहा जा रहा है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि। बच्चों क्वेश्चन में व्यास दिया है, जबकि आपको क्वेश्चन त्रिज्या से बनता है। आपको पता होना चाहिए कि सवाल में कुछ भी दिया रहे, आपको पहले त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या, क्योंकि बिना त्रिज्या से नहीं, आर बराबर होता है d/2। तो d का मान दिया है 21, क्योंकि व्यास लिखा है, तो ये 21/2 cm त्रिज्या हो गया। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, अब चाहिए परिधि। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 गुना पाई का मान क्या देना है, पाई जब तक कुछ नहीं कहा जाए 22/7, ठीक है ना। अब बच्चों क्या लेना है, आर, आर का मान है 21/2। बच्चों इसको कटा देंगे, 3 बार में 2 2 कट गया, 22 तिया 66 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर है। 66 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर है, बिल्कुल 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 सही उत्तर है, 66 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में, सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 है, सवाल लिखेंगे व्यास। क्या लिखते हैं बच्चों, व्यास। व्यास लिखे हैं 20 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। चलिए अब सवाल में है 20 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि। आपको पता होना चाहिए है ना, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास 20 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि। बच्चों किसी भी हाल में सवाल व्यास से नहीं बनेगा, सवाल व्यास से बनेगा ही नहीं। सवाल को पहले त्रिज्या में लाना पड़ेगा, d/2, यानी कि 20/2 करने से 10 होता है। अब 10 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या है, और आप निकालने जा रहे हैं परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान है 10। गुना कुछ तो कटेगा नहीं, सबको गुना कर दो बच्चों, है ना। 2 दूना 4 4 0, ठीक है ना, /7। तो आंसर मिला लीजिए 440/7। 440/7 आपका सही उत्तर होगा, 440/7। तो बहुत अच्छे हैं, बहुत दिमाग काम कर रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन बनाने में। कितना आ गया, 440/7 cm। अगले सवाल पर चलें। अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप त्रिज्या से या व्यास से, त्रिज्या से या व्यास से क्या निकाल रहे थे, परिधि निकाल रहे थे। त्रिज्या से या व्यास से आप क्या निकाल रहे थे, परिधि निकाल रहे थे। अब दाव उल्टा पड़ेगा, आज दाव उल्टा पड़ेगा, आज दाव उल्टा पड़ेगा। और बच्चों दाव उल्टा पड़ के क्वेश्चन कैसा आएगा समझिएगा, हर बच्चे की बस की बात नहीं है। सवाल नंबर 8 है, हर बच्चे की बस की बात नहीं है। सवाल लिखा है बच्चों 88 सेंटीमीटर परिधि वाले, ध्यान दीजिएगा, परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हर किसी के बस की बात नहीं है, त्रिज्या ज्ञात करें। लेकिन हाँ बच्चों, मुझे भरोसा है कि आप लोग बना लोगे, क्वेश्चन को बना लोगे। 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यह समझना चाहिए कि सवाल में परिधि दिया गया है ना,
मेरे बच्चे क्या लिखा है सवाल में? सवाल लिखा है 88 सेंटीमीटर परिधि वाले 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या। तो बच्चों परिधि दिया गया, ध्यान दीजिएगा, परिधि दिया है तो पहले लिखेंगे परिधि। परिधि बराबर दिया है 88। तो बच्चों परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 88। अब लिखेंगे 2 पाई का मान है 22/7 गुना आर बराबर लिखेंगे 88। बच्चों आप देख सकते हैं जो यहाँ देखो जो नीचे है वो उधर उस पार में ऊपर हो जाएगा, ध्यान देना 88 है, जो जो नीचे है एक साथ तो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है दोनों वो नीचे हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कटाएंगे हम लोग तो ये कटेगा 2 से कटेगा 44 बार में, 22 से कटेगा 2 बार में, 22 7 दूनी 14, तो 14 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा 14 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर होगा। 14 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर होगा। 14 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा सब लोग, बन रहा है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल यहां तक तो संभाल लिए, अब और मुश्किल आने वाला है। सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 है 132 सेंटीमीटर परिधि वाले परिधि वाले वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास ज्ञात करें। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा सवाल में कि आपसे व्यास पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन लिखा है कि 132 सेंटीमीटर परिधि वाले है ना वृत्त का व्यास क्या होगा। चलिए आपको मौका दिया जा रहा है, कोशिश जरूर कीजिए, सर बनाने का मौका दीजिए। मौका तो दे रहे हैं बच्चों, ज़्यादा मौका देंगे तो फिर दिक्कत भी हो सकता है, तो ज़्यादा मौका तो नहीं दे सकते हम। चलिए जल्दी से कि 132 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास क्या है। तो आपको समझना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, व्यास यानी डी निकालना है। पहले बच्चों दिया क्या है, परिधि। तो बच्चों परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि 132 है, परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर बराबर 132 है। 2 गुना पाई का मान 22/7 है, आर लिखेंगे 132, जो नीचे है वो जाएगा ऊपर, आर बराबर 132 गुना 7 और नीचे हो जाएगा 2 गुना 22। कटाएंगे बच्चों इसको 2 से तो 66 बार में, कटाएंगे इसको 3 बार में, 7 या 21, 21 सेंटीमीटर आर निकला। लेकिन क्वेश्चन में आर नहीं पूछा है, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मुझे व्यास चाहिए यानी कि डी चाहिए, इसीलिए डी बराबर होता है 2r। 2 गुना 21 लिखेंगे, 21 दुना 42 सेंटीमीटर, 21 दुना बोलो, 21 दुना कितना होगा, 21 दुना 42 सेंटीमीटर होगा। अब मुझे लग रहा है, अब मुझे प्रतीत हो रहा है, अब मुझे लग रहा है कि परिधि से कोई भी सवाल अगर पूछा जाए तो आप लोग सवाल बना लेंगे। मुझे विश्वास है अपने बच्चों पर कि आप लोग सवाल बना लेंगे, और आप लोग को भी अपने ऊपर विश्वास हो गया तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर परिधि से कोई भी सवाल पूछा जाए तो मैं सवाल को बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। जल्दी से सर परिधि से अगर सवाल पूछा जाए तो मैं सवाल को बना सकता हूँ। यस, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों के, नोट कीजिएगा मेरे साथ में, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। इनकी परिधि, परिधि का अनुपात क्या होगा, परिधि का अनुपात क्या होगा, परिधि का अनुपात क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात अगर 2:3 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर बच्चों बात हो रही है त्रिज्या, बात हो रही है त्रिज्या बराबर होता है परिधि, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का रेशियो, त्रिज्या का अनुपात बराबर किसका अनुपात होता है, त्रिज्या का अनुपात बराबर परिधि का अनुपात। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि बच्चों जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है। अगर ये कह रहा है हम 2-3 है तो ये भी 2-3 होगा, ये भी 2-3 होगा, ये भी 2-3 होगा, ये भी 2-3 होगा। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना, कि बच्चों ये भी 2-3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपने देखा कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया था, परिधि पूछा था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। दो 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 वृत्तों की परिधियां, दो वृत्तों की परिधियां, दो वृत्तों की परिधियां 8 सेंटीमीटर एवं
8 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। इसकी त्रिज्या का अनुपात बताओ। इसकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। इसकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। अनुपात बताइए। इसकी त्रिज्या का अनुपात बताइए क्या होगा। इसकी त्रिज्या का अनुपात बताइए क्या होगा। इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। अगर बोला गया है दो वृत्त की परिधि दिया है, ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, दो वृत्त की परिधि दिया है 8 और 20, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो पहले आपको परिधि का अनुपात निकाल लेना चाहिए। तो पहले निकालेंगे किसका अनुपात, परिधि का अनुपात। पहले बच्चों परिधि का अनुपात निकालेंगे। तो परिधि का अनुपात क्या है, परिधि का अनुपात है, एक है 8 एक है 20, 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ये परिधि का अनुपात है। और जो परिधि का अनुपात है, जो परिधि का अनुपात है बच्चों, वही होता है हमारा, जो वही होता है हमारा त्रिज्या का अनुपात। जो परिधि का अनुपात है वही हमारी त्रिज्या का अनुपात होगा, अर्थात 2:5। 2:5 अगर आपका उत्तर है तो सही कर लीजिए। 2:5 अगर आपका उत्तर है तो सही कर लीजिए, क्योंकि बच्चों परिधि जब भी निकालते हैं अनुपात, बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं अनुपात कैसे निकालें। जो पहले है उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में है उसको नीचे रखेंगे। जो पहरा से कटा, 4 के पहरा से कटा 2 बार में, 4 के पहरा से 5 बार में, इस तरह से लिखेंगे। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए ध्यान से है ना। यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो परिधि कितनी गुनी हो जाएगी। परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी बच्चों ध्यान दीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो परिधि कितनी गुनी हो जाएगी। यदि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो परिधि कितना गुनी होगी। तो बच्चों हम सीधा बोले हैं, अगर त्रिज्या त्रिज्या बच्चों दुगुना होगा तो परिधि भी कितना गुना होगा, परिधि भी दुगुना होगा। तो सिंपल लॉजिक है कि अगर त्रिज्या को बच्चों हम 2 गुना करेंगे, त्रिज्या को हम 2 गुना करेंगे तो परिधि भी 2 गुना हो जाएगा। त्रिज्या को अगर हम 2 गुना करेंगे तो परिधि भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो परिधि भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अगर लॉजिक समझ में आ गया है, क्योंकि बच्चों बताइए, है ना, लॉजिक समझ में आ गया है तो बताइए जल्दी से। ठीक है, हो गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो दो वृत्त की दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:k है, 1:k है, तो इसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। इसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। इसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। परिधि का अनुपात क्या होगा मेरे बच्चे। मुझे विशेष रूप से पता है कि आप अगर जानते हैं कि यदि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:k है, त्रिज्या का अनुपात 1:k है, तो इसकी परिधि का अनुपात, हमने बार बार कहा है आपको कि त्रिज्या बराबर परिधि दोनों का बराबर होता है, तो आंसर भी होगा 1:k। 1:k ही आपका सही उत्तर होगा। 1:k आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब वृत्त समाप्त हुआ, अब चलते हैं अर्धवृत्त की ओर। समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अर्धवृत्त कुछ ऐसा होता है, अर्धवृत्त कुछ ऐसा होता है मेरे बच्चे, अर्धवृत्त कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये बच्चों एक्चुअल में आधा वृत्त है और बाकी ये हमारा व्यास है। एक व्यास है बच्चों, एक व्यास में 2 आर होता है, एक यहाँ से यहाँ पर आर होगा, एक यहाँ से यहाँ 2 आर यहाँ पर होता है, 2 आर। और ये है बच्चों, अच्छा मैंने जैसा कि बताया था कि पूरे पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है, संपूर्ण वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, वृत्त की परिधि क्या होती है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो इस लिहाज से देखें तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होना चाहिए, अर्धवृत्त की परिधि कितना होना चाहिए। अगर वृत्त की परिधि 2πr है तो अर्धवृत्त की परिधि इसका आधा होना चाहिए। अर्ध मतलब आधा, अर्ध माने आधा, तो यानी कि बच्चों होना चाहिए πr, होना चाहिए πr। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है
बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होता है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक हमारी त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या है, तो टोटल 2 त्रिज्याएं इसमें जुड़ जाती हैं, तो पाई आर और प्लस में 2r हो जाता है। पाई आर और प्लस में 2r हो जाता है। अगर यहाँ पर आर आर कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस 2 हो जाता है, पाई प्लस 2। तो बच्चों क्या आपको याद रहेगा? r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2 याद रहेगा। चलिए बच्चों याद रखिएगा कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो r इंटू पाई प्लस 2 होती है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल पूछा गया है एग्जाम में, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया, सवाल देखिए, लिखिए सवाल को लिखिए बच्चों। ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें, आंसर भेजिएगा। अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें बच्चों। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, अर्धवृत्त की परिधि क्या लिखा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। बच्चों 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि, समझिएगा मेरे बच्चे, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? तो बोला था मैंने r इंटू पाई प्लस 2 इसका फार्मूला है। अब r का मतलब त्रिज्या, r का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या है 7 तो लिखेंगे 7। अब बात है पाई का मान है बच्चों 22/7 और प्लस में जोड़ेंगे 2, प्लस में जोड़ेंगे 2 तो 7 हो गया बच्चों, इसका एलसीएम हो गया 7, लिखेंगे 22 और प्लस में 7 दूनी 14 बराबर 36 हो गया। 7 गुना 36/7, 7 कट गया। अगर बहुत सारे विशेष विद्यार्थी जी हैं जिसको पता होगा 36 सेंटीमीटर हमारा सही उत्तर होगा। अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर। अगर मैं एक नया फॉर्मूला बनाऊं तो किसी को गुस्सा नहीं लगेगा ना, बताओ? अगर कोई नया फार्मूला बनाए तो गुस्सा नहीं कीजिएगा ना, मत कीजिएगा गुस्सा। आइए हम नया फार्मूला बनाते हैं। नया फार्मूला होता है, मैं बना रहा हूं अभी, आज से पहले शायद नहीं बना है, हमने भी नहीं बनाया है। आपके सामने आज एक नया फार्मूला बनाते हैं, अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला नया बनाते हैं। आर गुना आर गुना आर गुना आर गुना नहीं बनेगा भैया, बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा। आर गुना 36/7, आर गुना 36/7 फार्मूला बना। आर गुना 36/7, आर गुना 36/7, आर गुना 36/7 इसका नया फार्मूला बना है। क्यों? क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया है ना, इसको हमने सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया है 36/7। याद रखिएगा, आर गुना 36/7 इसका नया फार्मूला है। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया है बच्चों कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध, है ना, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, जल्दी से आंसर बताइए कि अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा, है ना, कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि। तो बच्चों हमने बताया अभी आपको, ट्रिक बनाया था ना, ये ट्रिक बनाया था। अर्धवृत्त की परिधि निकालना है तो r गुना 36/7, है ना, 7 दूनी कट गया, 36 दूना 72 सेंटीमीटर, है ना। हमने बनाया ना बच्चों कि r गुना 36/7 क्या बनाए थे कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्ध, है ना, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि r गुना 36/7। तो r का मान हो गया बच्चों 14 गुना 36/7, 7 दूनी 14, 36 दूना 72 सेंटीमीटर। अगला सवाल लिखिएगा, नेक्स्ट सवाल लिखा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले 42 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। चलिए लिखिएगा मेरे साथ में सब लोग, मेरे साथ में लिखिएगा सब लोग। क्वेश्चन लिखा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले 42 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि। आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि 42 सेंटीमीटर व्यास है, इसका अर्धवृत्त की परिधि आपको चाहिए। तो व्यास है 42, व्यास है 42, व्यास है, व्यास मतलब होता है डी। कोई भी सवाल डी पर नहीं बनता है, व्यास हमेशा सवाल बनेगा त्रिज्या पर। तो 42 का आधा करेंगे तो 21 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चों हमें चाहिए क्या? परिधि, किसका? अर्धवृत्त का परिधि, r इंटू 36/7। तो r का मान हुआ 21 गुना 36/7, 7 से 3 बार में 96 तिया 108 हो, 36 तिया 108 सेंटीमीटर,
108 सेंटीमीटर होता है। 36 तिया 108, 36 तिया 108। तो व्यास खत्म, है ना, अर्ध, है ना, परिधि हम लोग पढ़ लिए, है ना, पूरा परिधि पढ़ लिए, अर्ध परिधि पढ़ लिए, दोनों पढ़ लिए, है ना। परिधि खत्म हुआ। मुझे तो बच्चों, है ना, समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया तो दिल बनाकर भेजिए, दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव ये तो आनंद है, ये तो आनंद है ना, ये तो आनंद है, मजा आ गया सर। एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर ये तो मजा आ गया। और हाँ, देखिए अधिकांश ये मत सोचिए कि सर आप जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो तो कट रहा है, आप जो क्वेश्चन ले रहे हैं कट रहा है, एग्जाम में नहीं कटने वाला आएगा। तो 90% चांस है बच्चों कि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कटने वाला आएगा, एग्जाम में भी सवाल कटेगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एग्जाम में भी जो सवाल आप पढ़ेंगे वो सवाल फटाफट कटेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अब बात कर रहे हैं बच्चों क्षेत्रफल की, अब बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। अगर किसी विद्यार्थी को क्षेत्रफल याद है तो बताने के लिए तैयार हो जाइए कि ये वृत्त है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल बताइए। ये इसको क्षेत्रफल कहते हैं, हम जो अंदर का पार्ट होता है ना, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो बच्चों बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, सवाल लिखेंगे बच्चों, सवाल लिखेंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको पूरा ध्यान देना है क्षेत्रफल पर, है ना। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, पता है ना। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, हमें पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 और आर की बात करते हैं, आर है 7, तो 7 गुना 7। स्क्वायर का मतलब क्या है, पाई आर, आर का मतलब है 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 2 बार। 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कट गया बच्चों, गुना करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मैच कीजिएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों, लिखा है व्यास, व्यास 21 सेंटीमीटर वाले, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए आंसर कीजिए। व्यास है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास है 21 सेंटीमीटर, आपको बताना है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास अगर बच्चों 21 सेंटीमीटर है, हमें क्षेत्रफल बताना है, सर्वप्रथम हमें निकालना चाहिए बच्चों आर। तो आर बराबर फार्मूला होता है D/2, 21/2 हो जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर हो गया 21/2, 21/2। बच्चों ये कटेगा 3 बार में, नीचे तो हो जाएगा हमारा, ये कटेगा 2 बार में, सॉरी 11 बार में ये कटेगा, नीचे तो हमारा 2 बच जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और गुना 21, 21 तिया 63, हासिल रहा 6, 69, 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। क्यों स्क्वायर होता है समझते हैं आप, क्योंकि बच्चों यहाँ भी सीएम है, यहाँ भी सीएम है, सीएम 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 का स्क्वायर। तो 693/2, 693/2, 693/2, 693/2 आपका सही उत्तर होगा, 693/2, सही है, 693/2। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 693/2। अगला सवाल पूछा है मेरे बच्चे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल वाले वृत्त, वृत्त का व्यास बताइए, वृत्त का व्यास, है ना। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास बताइए। अब बच्चों आपको व्यास चाहिए, त्रिज्या नहीं चाहिए, व्यास चाहिए। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, क्षेत्रफल का मान दिया है 154, तो लिखेंगे बच्चों क्षेत्रफल बराबर 154, है ना। बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर का मान 154 है, पाई का मान है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154 है। इस पार जाकर के पता है आपको क्या होगा, नीचे जो 7 है, नीचे जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 154 गुना 7 हो जाएगा और ये 22 नीचे आ जाएगा, 22 सत्ते 154 होता है। अब आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, यानी आर बराबर रूट के अंदर 7 गुना 7, तो आर का मान 7 आया। बच्चों आर का मान 7 आया, हमें आर नहीं चाहिए, हमें आर नहीं चाहिए, आर मने त्रिज्या हो जाता है, आर मने त्रिज्या होता है। क्वेश्चन में पूछा है व्यास, पूछा है क्या व्यास,
तो व्यास बराबर हो जाता है 2 गुने त्रिज्या। 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुना लिखेंगे बच्चों 7 है, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर होगा। 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, देख लीजिए 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर समझ रहे हैं तो बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजिए, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव ऐसा लग रहा है जैसे आनंद आ रहा है। चलिए, मजा आ रहा है भाई। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगले सवाल में आपको पता चलेगा कि मजा आ रहा है कि सजा आ रहा है। चलिए, मजा है या सजा है अगले सवाल में पता चल जाएगा। लिखिए बच्चों, सवाल लिखा है 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर परिधि वाले, है ना, परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब चलेगा पता मजा था या सजा था। बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है परिधि और आपसे पूछा है क्षेत्रफल। तो देखिए किसी भी तरफ से आइए, पहले बीच में आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। कहीं से भी आप चलकर आइए, आपको त्रिज्या निकालना ही पड़ेगा। कहीं से भी चलकर आइए, त्रिज्या आपको निकालना ही पड़ेगा। तो बच्चों कहते हैं 88 सेंटीमीटर परिधि है। 88 सेंटीमीटर बच्चों परिधि है, तो पहली बात है परिधि, परिधि बराबर लिखा है 88। परिधि का फार्मूला है 2 पाई आर बराबर 88। लिखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 88। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, नीचे 1 है। आपको पता है जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। 44 2 बार में 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर निकल गया त्रिज्या। क्वेश्चन पूछा है क्षेत्रफल, क्वेश्चन पूछा है क्षेत्रफल। त्रिज्या निकल गया, तो अब बच्चों निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान है 14 गुना 14। स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुना, क्यू का मतलब 3 बार। कटाएंगे 2 बार में 14, 22 दूना 44, 44 गुना 14, 14 चौके 56, 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 616, कितनी दूर है, कितनी दूर है ओ चंदा तोरा गाँव हो। मेरे बच्चे याद रखिएगा, जब परिधि की बात होगी, परिधि, जब परिधि की बात होगी तो आंसर किस में होगा? जब परिधि की बात होगी तो सेंटीमीटर होगा, और अगर क्षेत्रफल की बात होगी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, है ना। परिधि की बात होगी तो सेंटीमीटर होगा, और जब क्षेत्रफल की बात होगी तो स्क्वायर होगा। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइए बच्चों अब बात करते हैं अगले चीज पर, बढ़ जाए आगे, बढ़े। चलिए सवाल लिखते हैं बच्चों। सवाल लिखते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात अगर 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात होगा। चलो बच्चों, अगर अगर त्रिज्या का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात दिया है, सर अब रहने दीजिए, बस 5 मिनट और पढ़ाएंगे बच्चों, 5 मिनट भी नहीं, हाँ 5 मिनट और पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे बच्चों। त्रिज्याओं का अनुपात, अगर त्रिज्याओं का अनुपात 2-3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। हमने क्या बोला है कि त्रिज्या, हमने बोला है कि क्षेत्रफल का अनुपात जब निकालेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात जब निकालेंगे तो हम लोग त्रिज्या का जो अनुपात है, त्रिज्या का जो अनुपात है उसका वर्ग करेंगे, उसका वर्ग करेंगे तो 2-3 है, इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों 4:9 हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिखिएगा मेरे साथ में, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात x अनुपात y है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 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 तो मेरे बच्चे कहते हैं कि अगर हम लोग त्रिज्या का अनुपात एक्स वाई है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या का अनुपात लिख के इसका वर्ग कर दीजिए,
तो x और y लिख करके इसका वर्ग कर देंगे तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अगला सवाल है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिया गया है, उल्टा हो गया, क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात अनुपात 16:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मेरे बच्चे आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, क्षेत्रफल का, बच्चों पता है आपको कि क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है त्रिज्या का अनुपात का वर्ग। अब क्षेत्रफल ही दिया गया है 16 और 25, तो इसका जो वर्ग है ये रूट बन जाएगा, तब निकलेगा त्रिज्या। तो निकलेगा 4:5 बराबर त्रिज्या, 4:5 बराबर त्रिज्या, 4:5 बराबर त्रिज्या, 4:5 बराबर त्रिज्या। चलिए लिखेंगे अगला सवाल को, अगला सवाल लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे, यदि यदि त्रिज्याओं का अनुपात, यदि त्रिज्याओं का अनुपात, यदि त्रिज्याओं का अनुपात 1:k है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात होगा, होगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अगर बच्चों त्रिज्या का अनुपात 1:k है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो बच्चों लिखेंगे क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या का वर्ग। बच्चों त्रिज्या है 1:k, इसका वर्ग कर देंगे तो 1 का वर्ग 1 और k का वर्ग k स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, k का वर्ग k स्क्वायर। रहने देते हैं बच्चों, कैसा लगा बताओ मेरे बच्चे, कैसा लगा, कैसा लगा बताइए। वाह, मुझे लगता है मेरे बच्चे बहुत पसंद आया होगा। आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है ना, आपको क्लास कैसा लगा मेरे बच्चे, मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे लिखेंगे कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और हाँ, क्लास खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा। अब आगे अगर आपको सीखना है, अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखना है तो बच्चों बताओ कहाँ मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर, अगला लेक्चर कहाँ मिलेगा, अगला लेक्चर ऐप पर। तो जाइए बच्चों सब लोग डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। जो पेड बैच में जुड़ना है जाकर के कोई भी बैच ले लीजिएगा, चाहे क्रैश कोर्स वाला, चाहे फुल कोर्स वाला, कोई भी बैच परचेस कर लीजिएगा और उस बैच में आपको मिलेगा बच्चों, ये वाला बैच जाकर परचेस कर लीजिएगा। इस बैच में आपका क्लास हो रहा है, क्रैश कोर्स वाले में भी आपको मिलेगा, क्लास वहाँ भी लाइव करवा देते हैं हम, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जाकर के कोर्स परचेस कर लेंगे आप लोग। यस, अब बच्चों बताइए अगली क्लास कितने बजे है, अगली क्लास कितने बजे है बताओ, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास कितने बजे है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास आपको याद होगा 9:30 बजे, है ना, 9:30 बजे क्लास है हमारा, 9:30 बजे किस पर, तो बच्चों किस यूट्यूब चैनल पर है, तो दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर, दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर आपकी क्लासेस हैं बच्चों, दिशा हिंदी इंग्लिश क्लासेस पर हिंदी व्याकरण की क्लास है, हिंदी व्याकरण 9:30 बजे हिंदी व्याकरण, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चों हिंदी व्याकरण की क्लास में, फिर बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा 9:30 बजे। हाँ 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 हाँ। चलो बाय बच्चों, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है ना, जब क्लास शुरू होता है तो मजा आता है ना, अब आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज एक बड़ा ऐसा कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसा लगा आज का, ठीक है। बाय, है ना। भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन में मैं जायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।